तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति भाग 4। भाग 3 इससे पहले के हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा कथन है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा कथन है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। आंसर है इसका हमारा ए, पहला और दूसरा कथन सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तथा ये कथन गलत है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। उन्हें धातुओं के बारे में जानकारी थी। तो आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो आंसर है इसका हमारा ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण दिया है उसका कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। आपको बताना है इसका कौन सा आंसर होगा सही। तो आंसर होगा इसका बी। दोनों कथन ए और आर सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन दिया है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन सही है। और कारण दिया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कारण आर तो सही दिया गया है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए आंसर होगा बी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी और वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आपको बताना है हड़प्पन संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है इसका हमारा धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी कि रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। तो धौलावीरा से हमें शैलकृत स्थापत्य के रूप में जलकुंड मिले हैं और धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। आपको बताना है कि हड़प्पा का वो कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटडा। तो आंसर होगा हमारा धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है इसका किला, दूसरा है मध्य नगर और तीसरा है निचला नगर। तो हड़प्पा नगर 3 भागों में बसाया गया था, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। तो आंसर होगा इसका हमारा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। आपको बताना है कि वह कौन सा नहर था जहां पर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली थी और बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था
और उन बांधों से संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आंसर होगा हमारा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो डबल बरियल जिसे कहते हैं द्विशव संस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा हमारा लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां से द्विशव संस्कार मिले हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो इसका उत्तर होगा लोथल, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो इसका उत्तर लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। तो घटना चक्र की किताब में इस प्रकार की व्याख्या दी गई है। यदि प्रश्न आता है प्रमाण के आधार पर तब इसका उत्तर लोथल और कालीबंगा दोनों होगा, परंतु अगर संख्या के आधार पर इसका उत्तर सही माना जाए तब होगा लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि सनौली के उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो आंसर इसका हमारा मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं, और इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ये वो समाधान है चित्र में जो सनौली के उत्खनन में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी जो अचानक चर्चा में आ गया था, बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं और इसे सभ्यता संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर किया गया? ऑप्शन है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो कपास की खेती की शुरुआत कहां पर हुई? आंसर है इसका भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में सही है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कूट की सहायता से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा केवल 2। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी और पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं।
लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटडा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, परंतु फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका केवल कथन दो सही होगा कि वे देवी देवताओं और इन दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। पहला कथन है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों कथन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु उनका वर्चस्व अधिक नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। तो दोनों कथन सही हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। आपको बताना है किस स्थान से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। आपको बताना है सिंधु सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उन पर किस वृक्ष की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन है आम, पीपल, पारिजात या साल। इसका आंसर होगा हमारा पीपल। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। आप देख सकते हैं इसमें पीपल की पत्ती की आकृतियां बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन है बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पशु की उसका चित्र हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो घोड़ा एक ऐसा पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। इसमें अवशेष के बारे में पूछा गया है कि किस पशु के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर होगा शेर, क्योंकि घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, बस उसका अंकन किसी मुद्रा में नहीं है, परंतु शेर का अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। तो इसका आंसर होगा हमारा शेर। अगला प्रश्न है,
IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण था। आपको बताना है कि कितने वर्ष तक लगातार वर्षा न के बराबर हुई और जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो आंसर होगा इसका हमारा 900 वर्ष। लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे का कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख कारण माना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, आपको बताना है। ऑप्शन है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो इसका आंसर होगा हमारा कालीबंगा से। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा कालीबंगा। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आंसर कालीबंगा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। आपको बताना है कि नील नदी के तट पर किस सभ्यता का जन्म हुआ। ऑप्शन है रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। यदि यह नदी न होती तो मिस्र का यह स्थान रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। इसमें 4 सभ्यताएं दी गई हैं और आपको उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर होगा डी, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि देखिए तो सबसे पहले एजटेक, उसके बाद माया सभ्यता, उसके बाद मुइस्का सभ्यता और उसके बाद दक्षिण में इंका सभ्यता आती है। अगला प्रश्न है हमारा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। आपको बताना है कि लेखन कला सबसे पहले कहां पर विकसित हुई। आंसर होगा हमारा सुमेरिया। व्याख्या देख लेते हैं। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो सबसे पहले जो लिपि विकसित हुई वह सुमेरिया में विकसित हुई और इस विकसित लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।